साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश निठारवाल सिक्कर से और आज आपके लिए नया वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर काउंटिंग प्रोसेस मतगणना निर्वाचन विभाग राजस्थान के द्वारा हम यहां पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे यहां पर इसका उद्देश्य, इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप देखेंगे डाक मतपत्रों की गिनती, अर्थात इसके अंदर जो पोस्टल बैलेट होते हैं, डाक मतपत्र होते हैं, उनकी काउंटिंग कैसे की जाती है, कौन से हैं जो रिजेक्ट होते हैं और कौन से हैं जो काउंट में भाग लिया जाते हैं, इनमें जो पूरा प्रोसेस है उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि काउंटिंग जो वोट हैं उनके पोस्टल बैलेट के लिए महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं अंडर रूल्स 54A, यहाँ पर ये कहा गया है कि पोस्टल बैलेट पेपर आर टू बी काउंटेड फर्स्ट, अर्थात जब मतगणना होती है उसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट को काउंट किया जाता है। यह 54A के अंदर कहा गया है। काउंटिंग वोट जो है वो ईवीएम कैन बी कम्बेस्ट 30 मिनट से आफ्टर स्टार्ट टू काउंटिंग ऑफ पीबी, अर्थात जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी जो गणना शुरू होती है, मतगणना शुरू होती है, उसके 30 मिनट बाद में ईवीएम की गणना शुरू की जाती है, ऐसा कहा गया है। नोटिफिकेशन डेट दी गई है 17 सितंबर 2020 के अंदर। ईसीआई ने कहा है कि 9 पोस्टल बैलेट जो हैं उनके अंदर जो अब्सेंट्स वोटर्स हैं उनको भी काउंट किया गया है, ये भी इसमें कहा गया है। यदि हम आगे देखें तो इसमें यह भी बताया गया है कि आपके पीबीएस हैं उनके लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि यदि अंतिम घंटे तक यदि ये आ जाते हैं तो वो भी काउंटेबल होते हैं, उनकी भी हम गणना करते हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है 54A के अंदर कि यहाँ पर जो 13C हैं वो रिसीव्ड हैं, वो आपके पास में आ जाते हैं तो उनको फिर यहाँ पर नहीं लिया जाता है, ओपन नहीं किया जाता है। और साथ ही यहाँ पर जो 17C रिसीव्ड जो टाइम टू बी ओपनड 1 by 1 उनको फिर एक एक करके ओपन किया जाता है। ये आपका जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो लेआउट है काउंटिंग हॉल का, उसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने ब्लैक बोर्ड होता है और इसके सामने यहाँ पर आरओ की सीट, एआरओ की सीट, आरओ, ओबीएस, ये सारी सीट यहाँ पर लगी होती हैं। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से लेकर 13 तक ये काउंटिंग टेबल होती हैं। एक काउंटिंग टेबल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर काउंटिंग टेबल के पास में एमओ अर्थात माइक्रो ऑब्जर्वर रहता है, सीए जिसके अंदर काउंटिंग असिस्टेंट होता है और सीएस जिसके अंदर काउंटिंग सुपरविजन होता है। एक टेबल के ऊपर इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। साथ ही यहाँ पर वीसी भी यहाँ पर फर्स्ट के अंदर आपको मिलेगा। काउंटिंग की पूरी जो एक लेआउट है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे काउंटिंग जो स्टाफ होता है इसकी जब नियुक्ति की जाती है तो मतगणना स्टाफ की नियुक्ति आरओ द्वारा की जाती है। प्रत्येक टेबल के लिए एक मतगणना पर्यवेक्षक अधिमान होता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी या पीएसयू के समकक्ष स्थिति का अधिकारी इसमें नियुक्त किया जाता है। एक गणना सहायक होता है और प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर यदि अदर स्टाफ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यवेक्षक के लिए 2 और एमओ यहाँ पर लगाया जाता है और ग्रुप डी के पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए, रिजर्व काउंटिंग स्टाफ होना चाहिए और पर्यवेक्षक के लिए अंतिम एक अतिरिक्त गणना कर्मचारी भी यहाँ पर लगाया जाता है। काउंटिंग स्टाफ के लिए यदि यहाँ पर पर्याप्त व्यवहारिक और प्रशिक्षित स्टाफ की ही नियुक्ति की जाती है। पूरे पोस्टल बैलेट जो मतपत्र होते हैं उनकी यदि हम बात करें पूरे फ्लो चार्ट के अंदर तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्म 13C है वो खोलने के बाद में 13A घोषणा पत्र है और 13B कवर निकालकर 13C में से कोई 13A यदि नहीं पाया जाता है तो इसे अस्वीकार कर देते हैं। साथियों यहाँ पर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। हम यहाँ पर इसको पुनः बताते हैं कि इसके अंदर यदि आप बात करें फॉर्म 13C यहाँ पर 3 है, 13A, 13B और 13C। यदि फॉर्म 13C खोलने के बाद फॉर्म जो 13A है उसके घोषणा पत्र और फॉर्म 13B कवर को निकालते हैं तो वहां पर यदि 13A नहीं पाया जाता है तो इसे अस्वीकार कर देते हैं। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर बात करें 13C पर प्रेषक के हस्ताक्षर की अनुपस्थिति के कारण अस्वीकार न करें
और 13A में घोषणा की जांच करें। ये भी आप देख लें कि 13C में यदि भेजने वाला है उसके हस्ताक्षर की अनुपस्थिति के कारण है तो वहां पर इसको अस्वीकार नहीं करते हैं, 13A में उसकी घोषणा की जांच कर लेते हैं। यदि आगे हम यहाँ पर बात करें, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित नहीं किया गया है तो अस्वीकार करें, मोहर की अनुपस्थिति के कारण अस्वीकार नहीं करें। यहाँ पर यह बात कहा गया है कि जब यहाँ पर ऑथोराइज पर्सन के द्वारा यदि उसको अटेस्टेड नहीं किया जाता है तो उसको अस्वीकार कर सकते हैं और मोहर की अनुपस्थिति के कारण उसको अस्वीकार नहीं करते। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर काउंटिंग मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। यदि इतना काम कर लिया तो उसके बाद में यदि हम आगे आते हैं, यदि 13A और 13B के क्रमांक मेल नहीं खाते हैं तो उसे अस्वीकार करें, क्योंकि 13A और 13B के जो सीरियल नंबर हैं वो मैच खाने चाहिए। यदि वो मैच नहीं खा रहे हैं तो उसको भी अस्वीकार कर देते हैं। यदि फॉर्म 13A में घोषणा खारिज कर दी जाती है तो फॉर्म 13B को बिना खोले हुए ही खारिज कर दिया जाता है और फॉर्म 13B और 13C के अंदर रख दिया जाना चाहिए। यदि हम यहाँ पर बात करें, ऐसे सभी फॉर्म 13C पर अस्वीकार का विवरण नोट कर अलग रखना चाहिए और एक साथ सील कर देना चाहिए। यदि हम आगे बात करें तो सभी घोषणाओं को एक साथ रखकर इस प्रकार सील करें जिससे कि मतपत्र की जो गोपनीयता है उसका किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हो। यदि यह कार्य मतपत्र युक्त फॉर्म 13B खोलने से पहले ही किया जाना चाहिए। 13B खोलने और पोस्टल बैलेट पेपर की जांच करें और उसके बाद ही निर्णय करें कि यह जो पोस्टल बैलेट है उसको गणना के योग्य है या नहीं है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्म जो 13C है उसका नमूना का फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंदर पोस्टल बैलेट पेपर दिया गया है। इसमें यहाँ पर विधानसभा का नाम दिया गया है और जो भेजने वाले हैं उसके हैं और साइन यहाँ पर किए गए हैं सेंडर के, जो भेजने वाले हैं उसके यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए हैं। यदि हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो आप देख रहे होंगे 13B है और 13B के अंदर भी इलेक्शन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर्म दिया गया है पोस्टल बैलेट और यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ बैलेट पेपर। यहाँ पर 13B और 13A के से सीरियल नंबर की बात कर रहे थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर 13A की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर डेट दी गई है और यहाँ पर आपका जो विधानसभा क्षेत्र दिया गया है, यहाँ पर जो सीरियल नंबर हैं वो दिए गए हैं, यहाँ पर हस्ताक्षर दिए गए हैं और नीचे आप देखेंगे कि यहाँ के जो आइडेंटिफाई करने वाले हैं उनके यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो चीज़ हैं वो सभी आपको देखते हुए ही इसको आगे प्रोसीज में लेना होगा। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो आपके सामने ये इसके अंदर जो आपका पोस्टल बैलेट जो मतपत्र है वो आपको मिलेगा। उसके अंदर किस किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है उसकी यदि हम चर्चा करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब इसकी स्क्रूटनी की जाती है, डिक्लेरेशन किया जाता है, घोषणा की जाती है तो आपके सामने यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो यहाँ पर डिक्लेरेशन है वो नोट फाउंड है, यदि वो नहीं पाया जाएगा जिसके कारण यहाँ पर रिजेक्ट PB मेकिंग ए सुटेबल एंडोर्समेंट ऑफ द बिग कवर ये कर दिया जाएगा। या फिर हम डिक्लेरेशन फाउंड आता है तो यदि साइन नहीं है, अटेस्टेड नहीं है या जो ऑथराइज पर्सन है उसके द्वारा ऑथराइजेशन नहीं किया गया है या जो आपके सीरियल नंबर हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं या फिर डिफेक्टिव है या PB इज आउटसाइड स्मॉल इनफ यदि उसके बाहर निकल रहा है या PB नोट यहाँ पे रिटर्न आपको जो सेम जो कवर है A है उसमें नहीं मिल रहा है, तो ये कुछ कारण हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप यहाँ पर जो पोस्टल बैलेट पेपर को रिजेक्टेड इफ जो अभी हम बात कर रहे थे रिजेक्टेड करने की, यदि रिजेक्ट आप कर रहे हैं तो यहाँ पर ये स्थितियां बनती हैं कि आपके पास में यहाँ पर वोट किसी भी प्रकार का कोई वोट नहीं दिया गया है तो आप क्या यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है, या एक से अधिक उम्मीदवार को वोट दिया गया है तो रिजेक्ट हो सकता है, या फिर नकली मतपत्र हो तो आप इसका रिजेक्ट हो सकता है, या फिर हम यहाँ पर ये देखें कि इस प्रकार किसी भी क्षतिग्रस्त या कटे फटे होने का संदेह उत्पन्न करने पर भी पोस्टल बैलेट वास्तविक है या नहीं है, ये भी इसका कारण हो सकता है। या फिर आपके द्वारा मतदाताओं को भेजे गए कवर में वापस नहीं आया है, इसका कवर है वो दूसरा बदल दिया गया है तो भी इसका रिजेक्ट का कारण हो सकता है। मार्क को इस तरह से लगाया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि उम्मीदवार को वोट दिया गया है या नहीं दिया गया है, इसका भी इसका कारण हो सकता है। या फिर हम बात करें कि जो मतपत्र है
लगे हुए निशान इस प्रकार है कि जिसके द्वारा मतदाता की पहचान नहीं की जा सकती है, या इसमें मतपत्र पर लगा निशान इस प्रकार है कि जिसके द्वारा मतदाता की पहचान की जा सके, तो वहां पर भी हम इस प्रकार इसको मान सकते हैं। नीचे देख सकते हैं आप, पीबी पर वोट रिकॉर्ड करने के लिए मतदाता के द्वारा बनाए जाने वाले कानून को निर्दिष्ट कोई विशेष चिन्ह नहीं है, ये भी बात यहाँ पर देख सकते हैं। या यदि यह स्पष्ट है कि यदि किसी भी उम्मीदवार को वोट दिया गया है तो कोई भी चिन्ह मान्य होगा। यदि ये स्पष्ट हो जाए कि ये इस उम्मीदवार को दिया गया है, चिन्ह यदि कोई सा भी हो तो हम उसको मान्य मानते हैं। साथ ही ये भी बात कंफर्म कर लें कि एक ही उम्मीदवार के लिए एक से अधिक बार निशान लगा दिया गया है। मान लो कई बार एक राइट निशान लगते हैं, एक ही उम्मीदवार के ऊपर 2 या 3 राइट निशान है, तो हम उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे अस्वीकार नहीं करते, उसको मान लिया जाता है। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर बात करें तो आप देखें कि काउंटिंग ऑफ द वोट्स रिसीव्ड थ्रू पोस्टल बैलेट पे जब हम प्राप्त करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैध मतों को प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों के अनुसार उसको अलग अलग करते हैं, कि जो निश्चित उम्मीदवार है उसको कितने मत प्राप्त हुए बैलेट पेपर से, उसको एक जगह अलग कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त किए गए मतों की कुल संख्या की गणना कर लेते हैं। पहले तो उनको एक जगह करते हैं, उम्मीदवार वार हम उनको अलग अलग छांट लेते हैं। उसके बाद में तय करते हैं कि एक फर्स्ट उम्मीदवार को कितने, सेकंड को कितने, तो उनको हम अलग अलग संख्या को भी काउंट कर लेते हैं। उसके बाद में मतों की संख्या को परिणाम पत्रक फॉर्म 20 में उचित स्थान पर दर्ज किया जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि जो परिणाम का फॉर्म 20 है उसमें उस उम्मीदवार के सामने कुल कितने मतपत्र आए उनकी संख्या को इंद्राज कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। उसके बाद में बात करें उम्मीदवारों को जानकारी के लिए इस प्रकार के परिणाम की जोर से घोषणा करते हैं कि फर्स्ट जो है उसको इतने मिले हैं, सेकंड है उसको इतने मिले, उनके बारे में बोला जाता है। सभी वैध और अस्वीकार जो पोस्ट बैलेट हैं के बंडल तैयार कर पैक किया जाना चाहिए आरओ की मोहर के साथ। यहाँ पर आरओ की जो मोहर होती है उसके साथ में सील किया जाना चाहिए, और उम्मीदवार यदि चाहे तो सील लगा सकते हैं, और फिर भी ईसीआई स्क्रेच सील लग सकती है इसके ऊपर। जो रिजेक्ट है उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद में जो बंडल पर एसी या एएस का नाम, गणना के दिनांक और पैकेट सील सामग्री का विवरण उसके ऊपर लिख देते हैं। हमने पहले उनको जो योग्य हैं या अयोग्य हैं उनको अलग अलग किया। 13 ए बी सी को हमने किस प्रकार उसको इनको स्वीकार किया है उनकी चर्चा की। उसके बाद में हमारे पास निश्चित जो है कि ये हैं वो कौन से उम्मीदवार को मिले हैं, फॉर्म 20 के अंदर उनको इंद्राज करके संख्याओं को तय किया है। संख्याओं को तय करने के बाद में उनकी जोर से बोलकर घोषणा की जाती है, बताया जाता है, और बताने के बाद में जो रिजेक्टेड हैं उनको सील करके अलग रखा जाता है। इसके बाद में जो भी आपके पोस्ट बैलेट हैं उनकी इसी प्रकार की प्रोसेस से हम उनका मतगणना के अंदर प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतगणना शुरू होने पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट को शुरू कर लेते हैं। उसके 30 मिनट बाद के अंदर ईवीएम का शुरू होता है, जैसे शुरू में बताया है। मतपत्रों की गणना किस प्रकार की जाती है इसका संपूर्ण प्रोसेस हमने यहाँ पर देखा है, और वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।